माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके 5th सेमेस्टर हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, अभी तक मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोज़ डाल चुकी हूँ एंड जितनी भी वीडियोज़ मैंने आप लोगों के लिए अभी तक हिस्ट्री की डाली हैं दोस्तों, उनके अंदर मैंने वो क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में 101% आने के चांसेस हैं। दोस्तों, राइट नाउ इस वक्त पे हम लोग यही काम कर सकते हैं, हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी तक आप लोगों की बुक्स वगैरह भी प्रॉपरली नहीं आई हैं। तो इसके अलावा आप लोगों के पास कोई और तरीका नहीं है जिससे कि आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सको। दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोज़ डाली हैं प्लीज़ आप लोग उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी वो वीडियोज़, क्योंकि जिस दिन आप लोगों का OBE एग्ज़ाम होगा, अगर उस दिन आप लोगों को वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि आपने वीडियो क्यों नहीं देखी। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिए। आप लोगों को जिस तरीके से प्रिपेयर करना है आप लोग कीजिए और इन वीडियोज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए। दोस्तों, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड दोस्तों, 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। दोस्तों, अभी तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को एवरी ईयर SOL या फिर रेगुलर कॉलेजेस वाले पेपर में देखने को मिला होगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर को स्टडी किया है। मैंने किया है तो मुझे ये चीज़ पता है। दोस्तों, अभी तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी करा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। या तो आपसे कारण पूछे जाएंगे या फिर आपसे परिणाम पूछे जाएंगे। एक ना एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से कंप्लीट करा दिया है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बारे में। दोस्तों, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितनी भी वीडियोज़ मैंने आप लोगों के लिए डाली हैं प्लीज़ आप लोग एक बार जाकर उनको ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक के बारे में, किस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है 1929 की महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों 1929 के अंदर एक महामंदी आई थी, उसके क्या कारण थे उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये OBE क्वेश्चन पेपर है, जो कि लास्ट ईयर रेगुलर कॉलेजेस वाले स्टूडेंट के एग्जाम के अंदर आया था, उनके OBE एग्जाम के अंदर आया था। तो दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अभी तक आप लोगों के एग्जाम से पहले लास्ट का एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आ जाऊंगी, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इससे अच्छी प्रिपरेशन आपको मैं नहीं करा सकती, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोग आज की वीडियो को आप लोगों को बहुत सारा लाइक करना है, बहुत ज़्यादा शेयर करना है। आज की वीडियो के ऊपर मैं आप लोगों को 200 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ, प्लीज़ इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। एंड चलिए दोस्तों, फटाफट से आप 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि 1929 ई तक यूरोप प्रथम महायुद्ध से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों पर विजय पा चुका था। लगभग सभी देशों का बजट संतुलित हो गया था, उनकी मुद्रा भी संतुलित हो गई थी और कारखानों में उत्पादन भी बढ़ने लगा था। रूस भी क्रांतिजन्य भीषण कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर अपने नव निर्माण की योजनाओं को कार्यान्वित करने में जुटा हुआ था। जर्मनी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। इस समय सर्व आशावादी वातावरण बना हुआ था और जैसा कि सर आर्थर साल्टर ने कहा था, संसार की दशा पहले से बहुत अच्छी थी और वह अभूतपूर्व गति से समृद्धि की ओर बढ़ता जा रहा था, जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। परंतु ये सब ऊपरी चमक धमक थी। अक्टूबर 1929 में संसार की परिस्थिति अचानक बदल गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजार में इतनी जोरदार गिरावट प्रारंभ हुई कि उसके फलस्वरूप सभी वस्तुओं की कीमत भी तेजी के साथ गिरने लगी। सभी देशों में मुद्रा का मूल्य भी गिरने लगा। बैंकों के लिए रुपये अदा करना कठिन हो गया। अनेक बैंक
दिवालिया हो गए, बहुत से उद्योग धंधे बंद हो गए और लाखों मजदूर बेकार हो गए। बड़े बड़े गोदामों में सामान भरा पड़ा था, परंतु ग्राहकों का भारी अभाव था। लोगों को सभी प्रकार के सामान की आवश्यकता थी, परंतु उनके पास पैसे नहीं थे। जनता की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण सरकार पूरे कर भी वसूल न कर पाती, जिससे उनकी आय में भारी कमी आती गई और बजट असंतुलित होते गए। कनाडा के खेतों में अनाज तथा ब्राजील के खेतों में कावा की उपज जलाई जाने लगी। इस भयंकर आर्थिक संकट ने संसार का व्यापार भी आधा कर दिया। ये भीषण आर्थिक मंदी 1929 में शुरू हुई थी और 1931 में चरम सीमा पर जा पहुंची और काफ़ी उपचार के बाद भी 1934 तक उसका प्रभाव बना रहा। ये ठीक है कि पूंजीवादी व्यवस्था में उतार चढ़ाव आता रहता है, परंतु ऐसी मंदी विश्व इतिहास में पहले कभी नहीं आई थी। ये एक अभूतपूर्व घटना थी जिसने समूचे विश्व को, विशेषकर यूरोप को बुरी तरह से डस लिया था। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय लिखना है। परिचय थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे दोस्तों, लेकिन इसके अंदर मैंने जितने भी पॉइंट आप लोगों के लिए मेंशन किए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद 1929 तक जो पूरा विश्व था वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया था। जो भी युद्ध से क्षतिपूर्ति हुई थी, चाहे फिर वो हारे हुए देश हों या फिर विजेता देश हों, वो सारी चीज़ें सब ठीक हो गया था। लेकिन 1929 में अचानक से एक इतनी बड़ी महामंदी आई। अचानक से अमेरिका का शेयर बाजार इतना नीचे चला गया कि ऐसी मंदी पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पूरा परिचय अच्छे से याद रखना है। ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग फटाफट से हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1929 की आर्थिक मंदी के कारण। दोस्तों, क्या क्या कारण रहे महामंदी के, उसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से डिस्कस करना शुरू करते हैं। आर्थिक मंदी के कारणों के विषय में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विभिन्न मतों की विभिन्नता के कारण उत्तरदायी कारणों का सही विश्लेषण करना कठिन कार्य है। कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है हमारा महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ। कुछ विद्वानों के अनुसार आर्थिक मंदी का एक मूल कारण प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ हैं। इन लोगों का तर्क है कि इससे पूर्व लड़े गए युद्ध, नेपोलियन के युद्ध, अमेरिका का गृह युद्ध और फ्रैंको प्रशासनीय युद्ध के बाद भी आर्थिक संकट आया था। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भी ऐसा होना स्वाभाविक ही था। इसका कारण बतलाते हुए जे.बी. कैंडलिफ ने लिखा है कि युद्ध के समय सैनिक सामग्री की मांग बढ़ जाने से उद्योगों का विस्तार होता है। बहुत से लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं। अंततः मजदूरी की दर, रोजगार तथा मुनाफे में वृद्धि होती है। युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ समय तक ये वृद्धि बनी रहती है, किंतु उसके बाद मंदी आ जाती है। प्रथम महायुद्ध का स्वरूप जितना भयंकर था, उसी अनुपात में आर्थिक मंदी ने भी सारे संसार को हस्तप्रभ कर दिया। तो दोस्तों, हमारा पहला कारण है महामंदी का महायुद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ उसके बाद की जो स्थिति थी, उससे उत्पन्न जो भी चीज़ें हुई उसकी वजह से महामंदी आई। प्रथम विश्व युद्ध में लाखों की तादाद में लोग मरे, इतना सारा धन का व्यय किया गया, ये सारी चीज़ें महायुद्ध का कारण बनी। तो दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋण। क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋणों की समस्याओं ने भी आर्थिक मंदी को आहूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यूरोप के मित्र राष्ट्रों को जर्मनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त होने की आशा थी। जब तक आशा निराशा में बदल गई तो उन्होंने युद्ध ऋण चुकाने में असमर्थता प्रकट की। तब अमेरिका ने उनको आर्थिक सहायता देना बंद कर दिया। प्रमाण ये निकला कि सभी का व्यापार वाणिज्य कम हो गया और सभी की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी, जिससे कई राष्ट्रीय आर्थिक संकट की भीषणता
का यथाशीघ्र उपचार न कर सके। सो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्षतिपूर्ति और युद्ध ऋण। दोस्तों युद्ध लड़ने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए बहुत सारे देशों ने अपने ऊपर कर्ज भी लिया, और जब युद्ध खत्म हो गया तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि जो देश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गए हैं वो उनको क्षतिपूर्ति देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, एक कंट्री जो कि ऑलरेडी युद्ध हार गया है वो कैसे किसी को पैसे या कुछ दे सकता है। तो ऐसा ही उस टाइम पे भी हुआ, काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने मना कर दिया कि हम पे है ही नहीं पैसे देने के लिए। तो इससे जो देश थे जो जीते भी थे उनके लिए भी एक तरीके की समस्या उत्पन्न हो गई, उनके पास भी धन की कमी हो गई, और ये भी एक कारण बना महामंदी का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कृषि एवं उद्योग का यंत्रीकरण। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत अनुसार कृषि उपज एवं औद्योगिक वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक उत्पादन आर्थिक मंदी का एक मुख्य कारण था। युद्ध काल में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कृषि औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने की दृष्टिकोण से यंत्रों के प्रयोग तथा वैज्ञानिकरण से उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस संबंध में विलियम ग्रीन ने लिखा है कि 1919 में श्रमिक जिस काम को 52 घंटों में करता था, जब अब 1930 में वह उसी काम को 30 घंटों में करने लगा, परंतु इससे बेकारी बढ़ गई। बेकार बढ़ने से उत्पादन के मूल्यों में भी गिरावट आने लगी। ये एक संयोग की बात थी कि उद्योग एवं कृषि के क्षेत्र में मंदी ऐसे समय आई जबकि कई देशों की आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक क्षमता में भारी कमी आ चुकी थी। अंततः वे देश इस आर्थिक मंदी के शिकार बन गए और उनकी दुर्दशा ने अन्य यूरोपीय देशों को भी प्रभावित किया। इस प्रकार बढ़ती हुई बेकारी आर्थिक संकट का एक कारण बनी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कृषि एवं उद्योगों में यंत्रीकरण। कृषि और उद्योगों में यंत्रीकरण कहने का मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हर चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए उस टाइम पे जो कृषि थी और जो उद्योग थे उनके अंदर मशीन्स का यूज़ होना शुरू हो गया, यंत्रों का प्रयोग होना शुरू हो गया, जिससे जो कार्य करने की क्षमता थी वो तो बढ़ गई, उत्पादन भी बढ़ गया, लेकिन इससे बेकारी फैल गई। यानी कि बहुत सारे लोग जो हाथों से काम करते थे वो लोग बेरोजगार हो गए और उनका स्थान मशीनों ने ले लिया। ये सारी चीज़ें युद्ध के बाद भी जारी रही, और युद्ध के बाद हुआ ये कि मांग कम हो गई और जो उत्पादन था वो अभी भी बढ़ा हुआ था और लोगों के पास पैसे भी नहीं थे। तो इस तरीके से ये भी एक कारण बना महामंदी का। तो दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन की अधिकता, क्रय शक्ति में गिरावट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तथा कुछ वर्षों बाद तक उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती गई और दूसरी तरफ बेरोजगारी में भी उतनी ही तेजी से वृद्धि हुई। बेकारी बढ़ने से लोग, विशेषकर श्रमिकों की क्रय शक्ति में जबरदस्त गिरावट आ गई। दूसरी ओर प्रतिस्पर्धा के चक्कर में वस्तुओं का उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में हुआ कि सारे गोदाम भर गए। जब तक तैयार माल की खपत ना हो तब तक नया उत्पादन संभव नहीं था, क्योंकि जो कुछ पूंजी थी वह उसमें फंस चुकी थी। अंततः कारखानों में मजदूरों की छंटनी शुरू हो गई और तैयार माल को मूल्य गिराकर बेचने का प्रयास किया गया, जिससे आर्थिक मंदी की गति को बल मिला। ज्यों-ज्यों क्रय शक्ति में कमी आती गई त्यों आर्थिक मंदी का स्वरूप भी भयंकर होता गया। बाजारों तथा गोदामों में सामान भरा पड़ा था, परंतु लोगों के पास खरीदने लायक पैसे नहीं थे। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसके अंदर बताया गया है उत्पादन की अधिकता और क्रय शक्ति में गिरावट। यानी कि दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे और उसके बाद तक हुआ ये कि प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा मात्रा में किया जाने लगा, लेकिन जो खरीदने वाले लोग थे वो बहुत कम थे, जिसकी वजह से जो चीज़ों के दाम हैं वो गिर गए और बहुत ज़्यादा चीज़ों का मतलब नुकसान हुआ कंपनीज़ को अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण की कमी। अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट का एक मुख्य कारण बहुत से देशों में स्वर्ण की कमी थी। युद्ध काल में अमेरिका ने अपने व्यापार वाणिज्य में काफ़ी मुनाफा कमाया और उसने अपने बाज़ारों से सामान खरीदने के लिए मित्र राष्ट्रों को कर्जा भी दिया।
इस कर्जे की अदायगी अब सोने के रूप में हो रही थी। वैसे युद्ध काल में बहुत सारे देशों ने स्वर्ण का परित्याग कर दिया था, परंतु 1923 से 1924 की अवधि में अधिकांश देशों ने स्वर्ण मार्ग को पूर्ण अपना लिया था। क्षतिपूर्ति का अधिकांश भाग फ्रांस को प्राप्त हो रहा था और अमेरिका को युद्ध ऋणों का अंततः धीरे धीरे संसार का 60% सोना अमेरिका और फ्रांस में जमा हो गया। इससे संसार में सोने की कमी हो गई। सोने की कमी से विभिन्न राज्यों में स्वर्ण सिक्कों का मूल्य बढ़ गया और दूसरे वस्तुओं की कीमतें गिर गई। इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर घातक प्रभाव पड़ा। लैंगसम का मानना है कि चांदी अत्यधिक परिणाम में होने से चीन तथा भारत जैसे देशों को, जहां सिक्कों का आधार सोने की जगह चांदी था, खरीदने की ताकत कम हो गई और सारी कठिनाई की जड़ यही कमी थी। कुछ लोगों ने अतिरिक्त उत्पादन के कारण चांदी का मूल्य घटाए जाने को आर्थिक संकट के लिए उत्तरदायी माना। वेनिस का भी मानना है कि चांदी का क्रय शक्ति काफ़ी कम हो गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोने की कमी। दोस्तों सोना भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानते होंगे तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो सेंट्रल बैंक है यानी कि जो RBI है, उसके पास भी सोने का एक भंडार है। यानी कि हर देश अपने पास कुछ हद तक सोना रखता है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ ये कि काफ़ी सारा सोना सिर्फ और सिर्फ 2 देशों के पास पहुंच गया। लगभग 60% सोना अमेरिका और फ्रांस के पास पहुंच गया। इससे हुआ क्या? इससे अदर कंट्रीज़ के पास सोने की कमी हो गई और सोने के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और सोने के भाव बढ़े तो चांदी के भाव बहुत कम हो गए। और चांदी से जो लोग व्यापार करते थे या फिर जो भी कंट्रीज़ के लिए चांदी इंपॉर्टेंट थी, उन कंट्रीज़ पे इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है आर्थिक राष्ट्रीयता। कुछ लोगों की राय में संकुचित आर्थिक राष्ट्रीयता भी इस आर्थिक संकट के लिए उत्तरदायी थी। महायुद्ध के बाद सभी देशों ने आर्थिक राष्ट्रीयता एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाया। इस नीति के पीछे उनका मूल उद्देश्य अपनी अपनी आर्थिक उन्नति करना था और इसके लिए उन्होंने जो कदम उठाए वे आर्थिक संकीर्ण तथा स्वार्थपूर्ण थे। उन्होंने अपने देश में बाहरी देशों से आने वाले मालों पर बड़े बड़े सीमा शुल्क लगाए, विदेशों से आयात का मात्रा निश्चित कर दी, विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर जोर दिया, नए नए अपवास नियंत्रण संबंधी कानून लागू किए तथा विदेशी राज्यों के विरुद्ध अन्य कई प्रकार से आर्थिक पक्षपात की नीति अपनाई। इंग्लैंड, जो अभी तक मुक्त व्यापार का समर्थक था, वह भी अपने राष्ट्रीय उद्योग की सुरक्षा की दृष्टि से संरक्षण की नीति अपनाने लगा। संकुचित राष्ट्रीयता की भावना से जो नीतियां अपनाई गईं, उसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया। इसका बुरा प्रभाव उन देशों पर पड़ा जो क्षतिपूर्ति अथवा युद्ध ऋणों की अदायगी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अनुकूल व्यापार अंतर की सख्त आवश्यकता थी। सो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्थिक राष्ट्रीयता, ये वाला पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड संकट। इन सभी कारणों ने आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। अक्टूबर 1929 में अमेरिका के प्रसिद्ध शेयर बाजार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अचानक शेयरों का मूल्य $50 अरब गिर जाना इस आर्थिक संकट का तत्कालिक कारण बन गया। अमेरिका के आर्थिक विशेषज्ञ प्रोफेसर फैंकनर के अनुसार महायुद्ध के बाद अमेरिका की समृद्धि तेजी से बढ़ी, जिसने वहां के कई पूंजीपतियों में अपनी पूंजी सट्टे पर लगाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इससे शुरू में बहुत से लोगों को काफ़ी मुनाफा हुआ। फिर क्या था, लोगों ने शेयर खरीदने की होड़ सी लग गई और शेयरों की कीमत 3 से लेकर 20 गुना बढ़ गई। परंतु 21 अक्टूबर 1929 से अचानक से शेयरों की कीमत गिरने लगी और लोगों में अब शेयर बेचने की
भागदौड़ मच गई, जिससे शेयरों के भाव और भी तेजी से गिर गए। अमेरिकन सरकार ने कुछ कदम भी उठाए, परंतु तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया, जिससे अनेक यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा कर मृतप्राय हो गई। इसका प्रभाव विश्व के अन्य भागों पर भी भारी पड़ा। इस प्रकार अमेरिका के शेयर बाजार के पतन ने आर्थिक संकट को व्यापक तथा अनिष्टकारी बना दिया। सो दोस्तों, ये हमारा लास्ट पॉइंट था, जो था अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर संकट, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का संकट। बेसिकली गाइस, जो सबसे बड़ा शेयर मार्केट है वो अमेरिका के अंदर है। 1929 के अंदर शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा कमी आ गई, बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, और ये सबसे बड़ा कारण बना आर्थिक महामंदी का। दोस्तों, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट फिनिश होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर 1929 की आर्थिक मंदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्थिक महामंदी के बारे में बताइए, तब भी आपको ये समझ जाना है कि वो 1929 की मंदी के बारे में ही पूछ रहा है। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा आपके एग्जाम में कि 1929 की महामंदी के बारे में बताइए। तो दोस्तों, आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।